हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू PhD जॉब्स एंड एडमिशन। दिस इज़ गौरी। सो इन दिस सेशन मैं आप सभी के साथ पंजाब यूनिवर्सिटी PhD एंट्रेंस टेस्ट 2023 के लिए जो रिसर्च मेथोडोलॉजी का सिलेबस है वो सिखा रही हूँ। सो बेसिकली मैं आप सभी से रिसर्च मेथोडोलॉजी के लिए प्रिपरेशन कराऊंगी फॉर द PhD एंट्रेंस टेस्ट एट पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। सो इन टुडेज सेशन में आप सभी के साथ PhD एंट्रेंस टेस्ट जो है उसके जो 2022 साल के PYQs है ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी ऑफ रिसर्च मेथोडोलॉजी सब्जेक्ट वो डिस्कस करूँगी। सो काफ़ी सारे PYQs है, सो उनमें से कुछ PYQs हम आज के सेशन में देखेंगे। सो इस सेशन में मैंने आपके जो रिसर्च मेथोडोलॉजी के जो कॉन्सेप्ट्स है वो तो क्लियर करवाए ही है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट आपको एक क्लैरिटी भी मिल जाएगी इस सेशन को देखने के बाद कि एग्जैक्टली आपको किस प्रकार के MCQs जो है वो आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी सब्जेक्ट के अंदर पूछे जाते हैं एट पंजाब यूनिवर्सिटी PhD एंट्रेंस टेस्ट। ओके, सो नाउ लेट अस बिगिन। सो स्टूडेंट्स, जैसे आप सभी को पता है पंजाब यूनिवर्सिटी PhD एंट्रेंस टेस्ट जो है वो 28 अगस्त को है, एंड जिसमें आपको पेपर 1 एंड पेपर 2 के लिए क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो पेपर 1 में बेसिकली आपको MCQ टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ऑन रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड एज वेल ऑन कंसर्न सब्जेक्ट, एंड पेपर 2 में आपको डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ऑन रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड कंसर्न सब्जेक्ट। सो आपको दोनों ही पेपर्स को मिला के आपको 50% मार्क्स स्कोर करने हैं, तभी आप PhD एंट्रेंस टेस्ट को क्वालिफाई कर पाओगे। सो टू क्वालिफाई दिस PhD एंट्रेंस टेस्ट हम आपके लिए रिसर्च मेथोडोलॉजी सब्जेक्ट के ऊपर कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड करते हैं, जिस कोर्स की मदद से सारे स्टूडेंट्स PhD एंट्रेंस टेस्ट को क्वालिफाई करते हैं, जिसमें आपको फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, जिसमें थियोरीज एंड MCQs दोनों के ऊपर भी लेक्चर सीरीज अवेलेबल है। आप सभी को फुल सिलेबस नोट्स एंड मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए जाते हैं। सो मॉक टेस्ट में आपको ऐसे 10 मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए जाते हैं। ईच मॉक टेस्ट कंटेन्स 40 MCQs। दैट्स वाई ओवरऑल आपके इसमें 400 MCQs कवर हो जाते हैं। MCQs कवर करने के बाद बेसिकली ये जो मॉक टेस्ट होते हैं उनकी मदद से सारे स्टूडेंट्स देख सकते हैं कि उनका प्रिपरेशन कहाँ तक हुआ है। इसमें आपको 1500 से भी ज़्यादा MCQs का रिवीजन PDF प्रोवाइड किया जाता है, जिस PDF की मदद से सारे स्टूडेंट्स सारे टॉपिक्स को एक ही PDF में रिवाइज कर सकते हैं, एंड दैट्स वाई गारंटीड उनको जो 80% MCQs होते हैं वो इसी PDF में से मिलते हैं आउट ऑफ 100% MCQs इन द रिसर्च मेथोडोलॉजी सेक्शन ऑफ द एंट्रेंस टेस्ट। और ये जो सारा स्टडी मटेरियल है ये भी आपको हिंदी एंड इंग्लिश इन दोनों ही लैंग्वेजेस में प्रोवाइड किया जाता है। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको कंप्लीट कोर्स को परचेस करना है देन इधर आप ग्लोबल ऑनलाइन ऐप डाउनलोड कीजिए फ्रॉम द प्ले स्टोर, जिसके लिए मैंने लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी के साथ शेयर की है, या फिर आप इनमें से किसी भी नंबर्स पर जाकर व्हाट्सएप थ्रू ओनली मुझे कांटेक्ट करके इंक्वायरी कर सकते हैं। कोर्स की फ़ीस भी बहुत कम है, विच इज़ ओनली 699, एंड इन कम फीस में हम सारे स्टूडेंट्स को गारंटीड सिलेक्शन करवा देते हैं। सो यहाँ पे जितने भी ये सारे टॉपिक्स मैंने मेंशन किए हैं, इन सारे टॉपिक्स को हमने कंप्लीट कोर्स में कवर किया है, जिनके ऊपर आपको हमेशा PhD एंट्रेंस टेस्ट में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नाउ लेट अस बिगिन। द क्वेश्चन 1 इज the frequency distribution of a research data which is symmetrical in shape similar to a normal distribution but center peaks is much higher is called। So आपके पास एक frequency distribution है जिसका कर्व जो है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरह ही है, मतलब वो सिमेट्रिकल है, बट उसका जो पीक है वो बहुत हाइयर है। वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? वेदर इट इज़ स्कीव्ड, मिजोकुर्टिक, प्लेटाइकुर्टिक और लिप्टोकुर्टिक। सो स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है ये आपको कुर्टोसिस के कॉन्सेप्ट के ऊपर पूछा है। कुर्टोसिस का मतलब होता है मेजरमेंट ऑफ टेल्डनेस ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल। मतलब रैंडम वेरिएबल की जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसका जो टेल्डनेस जो होता है बेसिकली उसका मेजरमेंट। ओके, टेल्डनेस का मतलब होता है ये टेल। ओके, सो कुर्टोसिस के काफ़ी सारे टाइप्स होते हैं, एंड वो होते हैं मिजोकुर्टिक, प्लेटाइकुर्टिक एंड लिप्टोकुर्टिक। मिजोकुर्टिक ये जो टाइप है ये एग्जैक्टली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरह ही होता है। इसकी हाइट भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरह होती है, ये सिमेट्रिकल भी होता है लाइक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, एंड दैट्स वाई मिजोकुर्टिक डिस्ट्रीब्यूशन की जो कुर्टोसिस की वैल्यू होती है इट इज़ इक्वल टू द वैल्यू ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कुर्टोसिस। प्लेटाइकुर्टिक डिस्ट्रीब्यूशन में
बेसिकली जो कर्व होता है वो बहुत ही फ्लैटर होता है, जिसकी पीक वैल्यू बहुत कम होती है, एंड दैट्स वाई प्लेटाकुर्टिक की जो वैल्यू आपको मिलती है कुर्टोसिस की, विच इज़ लेस दैन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वैल्यू, एंड जो लिप्टोकुर्टिक डिस्ट्रीब्यूशन है दिस इज दिस डिस्ट्रीब्यूशन, ओके, ये डिस्ट्रीब्यूशन है जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरह ही होता है, बट इसकी जो हाइट होती है वो बहुत ज़्यादा होती है दैन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, एंड दैट्स व्हाई लिप्टोकुर्टिक जो कर्व होता है इसकी जो कुर्टोसिस की वैल्यू होती है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से ज़्यादा होती है, ओके। दैट्स वाई हियर योर करेक्ट आंसर इज व्हाट 4, बिकॉज इसी का डेफिनेशन आपको यहाँ पे पूछा है। स्कीव्ड डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है असिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से एग्जैक्टली अपोजिट होता है, विच इज सिमिलर, ओके, और सिमेट्रिकल। एक्शन रिसर्च मीन्स, नाउ एक्शन रिसर्च का मतलब क्या है? फंडामेंटल रिसर्च, रिसर्च इनिशिएटेड टू सॉल्व एन इमीडिएट प्रॉब्लम, एनालिटिकल रिसर्च और सर्वे। सो स्टूडेंट्स, एक्शन रिसर्च जो है वो बेसिकली क्लासरूम सेटिंग्स में ज़्यादा से ज़्यादा किया जाता है, ताकि टीचर्स जान सके कि टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस कैसी हो रही है, टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस में क्या इम्प्रूवमेंट्स वो कर सकते हैं, एंड दैट्स वाई एक्शन रिसर्च ये हमेशा इमीडिएट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए किया जाता है, जिनसे हमें इमीडिएट सॉल्यूशंस भी मिलते हैं। एक्शन रिसर्च के जो रिजल्ट्स आपको मिलते हैं, ये रिजल्ट्स बेसिकली आप बाकी के सिचुएशंस के ऊपर जनरलाइज नहीं कर सकते हो, बिकॉज क्लासरूम सेटिंग्स में ही सिर्फ एक्शन रिसर्च को किया जाता है। दैट्स वाई एक्शन रिसर्च एक ऐसा रिसर्च है जो बेसिकली इमीडिएट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम करते हैं। दैट्स वाई हियर योर करेक्ट आंसर इज 2, दैट इज रिसर्च इनिशिएटेड टू सॉल्व एन इमीडिएट प्रॉब्लम। फंडामेंटल रिसर्च इज़ नथिंग बट बेसिक रिसर्च, जिसमें हम थियरीज, लॉज और प्रिंसिपल्स को पहली बार डिस्कवर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। एनालिटिकल रिसर्च में डेटा को एनालाइज करने के बाद उस एनालिटिकल डेटा को एनालाइज किया जाता है एंड स्टडी किया जाता है। सर्वेज में हम सर्वेज करवाते हैं थ्रू डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, जिसमें हम रिस्पोंडेंट्स को क्वेश्चंस पूछते हैं एंड रिस्पोंडेंट्स हमें आंसर्स देते हैं, ओके। सो स्टूडेंट्स, इसी के साथ पंजाब यूनिवर्सिटी PhD एंट्रेंस टेस्ट को क्वालिफाई करने के लिए हम आपके लिए पेपर 2 सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन का भी स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, जिस स्टडी मटेरियल की मदद से सारे स्टूडेंट्स कंसर्न्ड सब्जेक्ट्स में भी अच्छे मार्क्स स्कोर करते हैं। इसमें आपको फुल सिलेबस नोट्स एंड MCQs प्रोवाइड किए जाते हैं। सो MCQs में आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQs एंड PYQs प्रोवाइड किए जाते हैं, जिनकी मदद से सारे स्टूडेंट्स गारंटीड कंसर्न सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स स्कोर कर ही देते हैं। पेपर 2 सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन स्टडी मटेरियल की फ़ीस है सिर्फ 999, एंड इनकम फीस में हम सारे स्टूडेंट्स को गारंटीड सिलेक्शन करवा देते हैं। सो यहाँ पे जितने भी सारे सब्जेक्ट्स मैंने मेंशन किए हैं, इन सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर हमारे पास अभी स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। अगर आपको किसी और सब्जेक्ट के लिए स्टडी मटेरियल चाहिए देन आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। टू जॉइन आवर कोर्सेज आप इनमें से किसी भी नंबर्स पर जाकर व्हाट्सएप थ्रू ओनली मुझे कांटेक्ट करके इंक्वायरी कर सकते हैं, ओके। सो स्टूडेंट्स, ये जो स्टडी मटेरियल है ये आपको एंट्रेंस एग्जाम में तो काम आएगा ही, बट अपार्ट फ्रॉम दैट आपको इंटरव्यू सेशन के लिए भी ये स्टडी मटेरियल काम आएगा, बिकॉज इंटरव्यू सेशन में भी आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कंसर्न टू योर रिसर्च प्रोजेक्ट सब्जेक्ट, ओके। सो स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस सी सैम्पलिंग एरर डिक्रीजेस विद द। सो जब भी सैम्पलिंग एरर डिक्रीज होती है देन उसके बाद क्या होता है? डिक्रीज इन सैम्पल साइज, इंक्रीज इन सैम्पल साइज, प्रोसेस ऑफ रैंडमाइजेशन, प्रोसेस ऑफ एनालिसिस। सो स्टूडेंट्स, जब भी सैम्पलिंग एरर आती है देन इसका मतलब ये होता है कि आपने गलत सैम्पलिंग टेक्निक्स को इस्तेमाल किया है एंड दैट्स वाई सैम्पलिंग एरर आई है। अगर आपको सैम्पलिंग एरर को कैलकुलेट करना है देन उसे कैलकुलेट करने के लिए आपको पॉपुलेशन मीन से सैम्पल मीन को माइनस करना है। सो population mean minus sample mean is nothing but a formula for sampling error. So जब भी sampling error decrease होती है then in that situation जो sample size होती है वो increase होती है। So जितनी आप sample size ज़्यादा लोगे उतनी ही sampling error decrease हो जाती है, ओके।
Individuals were studied for a continuous period of 10 years in a research project. This statement is an example of. सो स्टूडेंट्स, अगर कोई भी रिसर्च में अगर हम इंडिविजुअल्स को 10 ईयर्स पीरियड में कंटिन्यूसली स्टडी कर रहे हैं, देन ये बेसिकली स्टडी किस प्रकार के रिसर्च स्टडी का एग्जाम्पल है? क्रॉस सेक्शनल स्टडी, सेमी लॉन्जिट्यूडिनल स्टडी, मिक्स्ड longitudinal longitudinal study. So students, this is the example of longitudinal study, जिसे पैनल स्टडी भी कहा जाता है. लॉन्जिट्यूडिनल स्टडी में हम इंडिविजुअल्स को काफ़ी लंबे समय तक स्टडी करते हैं फॉर द सेवरल ईयर्स बेसिकली, एंड दैट टू ऑन रेगुलर इंटरवल्स. ओके, और रेगुलर इक्वल इंटरवल्स के बीच में भी हम स्टडी करते हैं. ओके, क्रॉस सेक्शनल स्टडी में बेसिकली हम काफ़ी सारे इंडिविजुअल्स को एक ही टाइम में स्टडी करते हैं, एंड दैट्स वाई इफ़ यू सी द डेफिनेशन ऑफ बोथ ऑफ दिस स्टडीज, देन यू विल अंडरस्टैंड दैट दिस इज बेसिकली अपोजिट टू ईच अदर. एंड ये जो यहाँ पे आपको स्टडी प्रोजेक्ट के बारे में एग्जाम्पल दिया है, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ बेसिकली कोहर्ट स्टडी. कोहर्ट स्टडी का मतलब होता है कि आप ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को आप काफ़ी लंबे समय तक स्टडी करते हो. And cohort study is the subtype of longitudinal study, and that's why here your correct answer is 4. Which one of the following research methods is best suited to study the processual aspect of political organization? So इनमें से कौन सी मेथड को आप इस्तेमाल करोगे जब भी आपको पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के शोध पद्धति को, और यू कैन से पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के आपको प्रोसेसेस को जो होते हैं उनको आपको स्टडी करना है. वेदर इट इज़ की इन्फॉर्मेंट इंटरव्यू या फिर एक्सटेंडेड केस स्टडी इंटरव्यू, एक्सटेंडेड केस स्टडी मेथड, या फिर पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, या फिर फोकस ग्रुप डिस्कशन. सो स्टूडेंट्स, जब भी आपको पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के प्रक्रियात्मक पहलू को स्टडी करना है, देन इन दैट सिचुएशन आप क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड्स को इस्तेमाल करते हो. ओके, सो क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड्स तो ये सारे हैं. सो आपको इनमें से एक ही ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, विच इज़ योर करेक्ट आंसर. की इन्फॉर्मेंट इंटरव्यू में आप इंटरव्यूज लेते हो, बट फ्रॉम द की इन्फॉर्मेंट्स. सो की इन्फॉर्मेंट्स ये ऐसे पर्सन्स होते हैं जिनके पास इंफॉर्मेशन होती है ऑन द टॉपिक, जिस टॉपिक के ऊपर हम स्टडी करना चाहते हैं. एंड की इन्फॉर्मेंट्स को हमने पहले से ही हमारे रिसर्च स्टडी में पार्टिसिपेट हम लोग पहले से ही करते हैं, एंड दैट्स वाई उनके पास काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन होती है, एंड बाद में हम उनसे इंटरव्यूज़ लेते हैं ताकि उनसे हमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके ऑन द करंट टॉपिक. सो की इन्फॉर्मेंट इंटरव्यू हम लोग इस्तेमाल करते हैं ताकि हम प्रोडक्ट्स के बारे में ओपिनियंस जान सके, ताकि हम काफ़ी सारे इवेंट्स और सिचुएशंस के बारे में इंफॉर्मेशन जान सके. सो अगर आपको किसी भी प्रक्रियात्मक पहलू के बारे में स्टडी करना है, देन उसके लिए की इन्फॉर्मेंट इंटरव्यू का इस्तेमाल नहीं किया जाता है. दैट्स व्हाई दिस इज एलिमिनेटेड. एक्सटेंडेड केस स्टडी मेथड इज़ द मेथड जो हम बेसिकली एथनोग्राफी जो स्टडी होता है उसमें इस्तेमाल करते हैं. एक्सटेंडेड केस स्टडी मेथड में हमारे पास पहले से ही प्री एग्जिस्टिंग थियरी होती है. सो बेस्ड अपॉन दैट थियरी हम केस स्टडीज़ करवाते हैं. एक्सटेंडेड केस स्टडी मेथड इज़ मोर यूजफुल बिकॉज इससे हमें काफ़ी स्ट्रक्चर्ड आंसर्स मिलते हैं, काफ़ी स्ट्रक्चर्ड रिजल्ट्स हमें मिलते हैं, एंड दैट्स वाई किसी भी प्रकार के प्रोसेसुअल एस्पेक्ट को अगर आपको जानना है, देन उसके लिए एक्सटेंडेड केस स्टडी मेथड बहुत ही हेल्पफुल है. सो दिस इज़ योर करेक्ट आंसर. पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन भी एथनोग्राफी में ही यूज़ किया जाता है, बट इसमें रिसर्चर किसी भी सोसाइटी और कम्युनिटी में पार्टिसिपेंट्स के साथ रहता है, पार्टिसिपेंट्स के साथ काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर लेता है, एंड अलॉन्ग विद दैट वो उन्हीं पार्टिसिपेंट्स को ऑब्जर्व भी करता है. फोकस ग्रुप डिस्कशन में काफ़ी सारे इंडिविजुअल्स एक ही ग्रुप में होते हैं जिनके पास कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, एंड ऐसे इंडिविजुअल्स एक ही टॉपिक के ऊपर उनके ओपिनियंस हमें बताते हैं. ओके, द इशू ऑफ रिसर्च एथिक्स may be considered pertinent at which stage of research. Now इनमें से रिसर्च के कौन से स्टेज में रिसर्च एथिक्स ये बहुत ही प्रासंगिक माना जाता है? At the stage of problem formulation and its definition,
at the stage of defining the population of research, at the stage of data collection and interpretation, at the stage of reporting the findings. So students, research ethics का मतलब होता है कि काफ़ी सारे रूल्स, रेगुलेशंस, लीगल गाइडलाइंस, ओके, ऐसे लीगल गाइडलाइंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस जिनको रिसर्चर को मानना ही पड़ता है जब भी वो रिसर्च करता है. दैट्स अ रिसर्च एथिक्स. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन द होल रिसर्च प्रोसेस और रिसर्च मेथोडोलॉजी कॉन्सेप्ट. ओके, सो स्टूडेंट्स, रिसर्च के बेसिकली काफ़ी स्टेजेस में और यू कैन से सभी स्टेजेस में रिसर्च एथिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बट उनमें से एक ही स्टेज ऐसी है जिसमें रिसर्च एथिक्स काफ़ी पर्टिनेंट माना जाता है, एंड वो है डेटा कलेक्शन एंड इंटरप्रिटेशन. बिकॉज डेटा कलेक्शन एंड इंटरप्रिटेशन के स्टेज में हम डेटा को कलेक्ट करते हैं एंड उसे इंटरप्रिट भी करते हैं. सो जब भी हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, सो बेसिकली डेटा को हमेशा पार्टिसिपेंट से कलेक्ट किया जाता है. सो हमें ये देखना चाहिए कि वेदर हमने पार्टिसिपेंट से कंसर्न्ड इन्फॉर्म्ड जो फॉर्म होता है, बेसिकली कंसेंट फॉर्म जो होता है वो हमने उनसे भरवाया है या नहीं भरवाया है, हमने पार्टिसिपेंट्स को सारी जानकारी प्रोवाइड की है या नहीं की है. एज वेल हमें ये भी देखना चाहिए कि वेदर पार्टिसिपेंट्स के साथ हम कैसे बिहेव कर रहे हैं. हमें ये भी देखना चाहिए कि वेदर हमने पार्टिसिपेंट्स की आइडेंटिटी कॉन्फिडेंशियल रखी है या नहीं रखी है, वेदर पार्टिसिपेंट्स को सिक्योरिटी हमने दी है या नहीं दी है, उनको प्रिवेसी दी है या नहीं दी है. सो आपको उनसे इन्फॉर्म्ड कंसेंट फॉर्म जो है वो भी आपको उनसे भरवाना है. सो ये सब चीज़ें रिसर्च में बहुत मायने रखते हैं, एंड दीज आर बेसिकली most important part in research ethics. That's why data collection and interpretation stage में research ethics pertinent माना जाता है. एंड बाकी के जितने भी सारे स्टेजेस है, जैसे कि प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन, देन पॉपुलेशन ऑफ रिसर्च, उसका डेफिनेशन, इसमें भी रिसर्च एथिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमें देखना चाहिए कि वेदर हमने एथिकली प्रॉब्लम्स को फॉर्मुलेट किया है या नहीं किया है, वेदर हमने ओरिजिनल प्रॉब्लम को ही फॉर्मुलेट किया है या नहीं किया है, वेदर हमने बायस्ड फ्री सैम्पल्स को सिलेक्ट किया है या नहीं किया है. रिपोर्टिंग सेक्शन में हमें ये देखना चाहिए कि वेदर हमारा रिपोर्टिंग प्लेजरिज्म फ्री है या नहीं है. ओके, सो ये सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ती है. ओके, A researcher attempts to evaluate the effect of method of feeding on anxiety proneness of children. Which method of research would be appropriate for this? So अगर कोई भी रिसर्चर चाहता है कि उसे जानना है और उसे इवेल्युएट करना है कि फीडिंग मेथड जो है ओके उसका चिल्ड्रन के एंजाइटी प्रोननेस पर क्या इफ़ेक्ट हो रहा है. ओके, सो इसके बारे में स्टडी करने के लिए रिसर्चर इनमें से कौन से मेथड को फॉलो करेगा? सर्वे मेथड, केस स्टडी मेथड, एक्सपेरिमेंटल मेथड, एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड. सो इन दिस सिचुएशन रिसर्चर एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड को फॉलो करेगा. एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड में हमेशा जो पास्ट फैक्ट्स होते हैं उनके ऊपर स्टडी किया जाता है. सो इसमें बेसिकली हम स्टडी करते हैं कि जो इफ़ेक्ट्स पहले से ही हो चुके हैं वो इफ़ेक्ट्स के पीछे के कॉजेज़ क्या है, एंड दैट्स वाई ये कॉजेज़ भी पहले से ही हो चुके होते हैं, इफ़ेक्ट्स भी पहले से ही हो चुके होते हैं. सो इनके बारे में स्टडी करना इज़ नथिंग बट एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड. सो जैसे इसमें पहले से ही पास्ट इवेंट हो चुका है राइट, एंड दैट्स वाई यहाँ पे हम वेरिएबल्स को कंट्रोल नहीं कर सकते जैसे कि हम एक्सपेरिमेंटल मेथड में करते हैं. सो इन दिस एग्जांपल बेसिकली आपको फीडिंग मेथड का जो इफ़ेक्ट है वो एंजाइटी प्रोननेस के ऊपर क्या हो रहा है इसके बारे में हम स्टडी करना चाहते हैं. सो अगर आपको चिल्ड्रन के एंजाइटी को स्टडी करना है देन ऑब्वियसली चिल्ड्रन में वो एंजाइटी होनी चाहिए, एंड दैट्स वाई ये बेसिकली आपके लिए पास्ट होगा. सो यहाँ पे आप पास्ट कॉज एंड इफेक्ट के बारे में स्टडी कर रहे हो बिकॉज यहाँ पे कॉज है फीडिंग मेथड, एंजाइटी प्रोननेस ऑफ चिल्ड्रन है इफेक्ट. सो इनके बीच का जो रिलेशनशिप है वो आपको यहाँ पे जानना है जो कि पहले से ही हो चुका है. सो उसके लिए आप एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड का इस्तेमाल करोगे. एक्सपेरिमेंटल मेथड में ये करना इम्पॉसिबल है बिकॉज एक्सपेरिमेंटल मेथड में हमेशा हम वेरिएबल्स को कंट्रोल करते हैं, हम प्रेजेंट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को टेस्ट करते हैं. सो दिस इज़ एलिमिनेटेड. केस स्टडी मेथड में हम एक ही यूनिक इंडिविजुअल के ऊपर या फिर एक ही यूनिक इवेंट सिचुएशन के ऊपर स्टडी करते हैं, वो भी इन डेप्थ, ताकि हम जान सके कि वो इतना यूनिक क्यों है.
सर्वे मेथड में बेसिकली हम सर्वेस करवाते हैं जिसमें हमें हमारे पार्टिसिपेंट से ओपिनियंस मिलते हैं फ्रॉम आर क्वेश्चंस. ओके, नेक्स्ट, गुडनेस ऑफ फिट इज ऑल्सो नोन एज. नाउ गुडनेस ऑफ फिट को क्या बोला जाता है? टी टेस्ट, अनोवा, काई स्क्वायर टेस्ट, रिग्रेशन. गुडनेस ऑफ फिट का मतलब होता है कि हमारे रिसर्च में जो जो बेसिकली ऑब्जर्व डेटा होता है, ओके, दैट डेटा एंड जो एक्सपेक्टेड डेटा होता है दैट डेटा, ओके, उनके बीच में जो डिफरेंसेस है उसको मेजर करना इज नथिंग बट गुडनेस ऑफ फिट. सो ऑब्जर्व डेटा एंड एक्सपेक्टेड डेटा, इनके बीच में जितना डिफरेंस कम होता है उतने ही रिजल्ट्स आपको अच्छे मिलते हैं, एंड जितना डिफरेंस ज़्यादा होता है उतने ही रिजल्ट्स आपको खराब मिलते हैं. सो गुडनेस ऑफ फिट को काई स्क्वायर टेस्ट भी कहा जाता है, विच इज़ अ नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट. ओके, एंड काई स्क्वायर टेस्ट से आप बेसिकली गुडनेस ऑफ फिट को करवा सकते हो, यानी कि आप ऑब्जर्व डेटा एंड एक्सपेक्टेड डेटा को बेसिकली उसके सिमिलैरिटीज आप यहाँ पे मेजर कर सकते हो. दैट्स व्हाई हियर योर करेक्ट आंसर इज 3. टी टेस्ट इज नथिंग बट अ पैरामेट्रिक टेस्ट. ओके, एंड इस टेस्ट में बेसिकली आपको दो ग्रुप्स को कंपेयर करना पड़ता है, एंड कंपैरिजन के लिए आप इनके मीन्स को कंपेयर करते हो बेस्ड अपॉन द वन सिंगल वेरिएबल, और कई बार आप दो वेरिएबल्स को भी यहाँ पे असेस करते हो अगर पेयर्ड टी टेस्ट है तो. ओके, सो जितना आपको यहाँ पे डिफरेंस ज़्यादा मिलता है इसका मतलब ये है कि उतने ही वेरिएबल्स के बीच में डिफरेंसेस है. जितना आपको यहाँ पे डिफरेंस कम मिलता है उतने ही वेरिएबल्स के डिफरेंसेस कम होते हैं. अनोवा इज़ नथिंग बट अ पैरामेट्रिक टेस्ट अगेन, बट यहाँ पे आप दो ग्रुप्स की जगह दो से भी ज़्यादा ग्रुप्स के मीन्स को आप कंपेयर करते हो. सो यहाँ पे दो से भी ज़्यादा वेरिएबल्स को आप कंपेयर करते हो. रिग्रेशन इज़ नथिंग बट अ टाइप ऑफ अ रिग्रेशन एनालिसिस, जिसमें आप इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स के जो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होते हैं उनको आप यहाँ पे मेजर करते हो. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्मल एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन. इनमें से कौन सा फॉर्मल एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन नहीं है? कंप्लीटली रैंडमाइज्ड डिज़ाइन, लैटिन स्क्वायर डिज़ाइन, फैक्टोरियल डिज़ाइन, बिफोर एंड आफ्टर विथ कंट्रोल डिज़ाइन. सो स्टूडेंट्स, कंप्लीटली रैंडमाइज्ड डिज़ाइन जो है दिस इज़ नथिंग बट अ फॉर्मल एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, जिसमें आप बेसिकली रैंडमली सारे पार्टिसिपेंट्स को आप सिलेक्ट करते हो, एंड सारे पार्टिसिपेंट्स को आप रैंडमली कंट्रोल्ड एंड एक्सपेरिमेंटल ग्रुप्स में असाइन करते हो. लैटिन स्क्वायर डिज़ाइन इज़ अगेन अ फॉर्मल एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन. फैक्टोरियल डिज़ाइन इज़ अ फॉर्मल एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन. देखो स्टूडेंट्स, फॉर्मल एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन ये हमेशा काफ़ी स्ट्रक्चर्ड होते हैं, जिसमें कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट्स होते हैं, जिसमें आप वेरिएबल्स को कंट्रोल कर सकते हो. यहाँ पे दो ग्रुप्स होते हैं, कंट्रोल ग्रुप एंड एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, एंड पार्टिसिपेंट्स को आप दोनों ही ग्रुप्स में रैंडमली असाइन भी करते हो. सो अगर आप फॉर्मल एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन के एग्जांपल्स देखोगे, देन जैसे कि मैंने आप सभी को बोला, कंप्लीटली रैंडमाइज्ड डिज़ाइन, लैटिन स्क्वायर डिज़ाइन, फैक्टोरियल डिज़ाइन एंड रैंडमाइज्ड ब्लॉक डिज़ाइन. ओके, सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ फॉर्मल एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन. So here your correct answer is 4, because before and after with control design ये कोई formal experimental design नहीं है. This is an example of quasi experimental design. Okay, quasi experimental design. So इसमें basically आपके पास दो ग्रुप्स तो होते हैं, कंट्रोल एंड एक्सपेरिमेंटल ग्रुप्स, बट इस ग्रुप में जब भी आपको पार्टिसिपेंट्स को असाइन करना पड़ता है देन उसके लिए आप नॉन रैंडमली पार्टिसिपेंट्स को असाइन करते हो. ओके, एंड आफ्टर दैट जो बिफोर एंड आफ्टर के मेजरमेंट्स होते हैं दोनों ही कंट्रोल ग्रुप्स के एंड एक्सपेरिमेंटल ग्रुप्स के, वो आप कंपेयर करते हो, एंड अकॉर्डिंगली आपको बाद में रिजल्ट्स मिलते हैं. ओके, when academicians are called to deliver lecture or presentation to an audience on certain topics or set of topics of educational nature, it is called. जब भी हम academicians को बुलाते हैं हमारे रिसर्च इंस्टीट्यूट में ताकि वो प्रेजेंटेशन ऑडियंस को दे सके, ताकि वो लेक्चर को डिलीवर कर सके ऑन द सर्टन टॉपिक्स और सेट ऑफ टॉपिक्स अकॉर्डिंग टू द एजुकेशन सिस्टम और एजुकेशनल नेचर, देन बेसिकली इसे क्या कहा जाता है? ट्रेनिंग प्रोग्राम, सेमिनार, वर्कशॉप, symposium. So students, it is called as what? Seminar. So basically students, seminar is a
फॉर्म ऑफ अ लेक्चर, जिसमें एक ही प्रोफेशनल पर्सन काफ़ी सारी ऑडियंसेस को लेक्चर प्रोवाइड करता है ऑन अ बेसिक स्पेसिफिक टॉपिक और अ सेट ऑफ टॉपिक्स। सो सेमिनार ये लेक्चर से भी ज़्यादा इंटरैक्टिव होता है, जिसमें ऑडियंस प्रोफेसर के साथ और जो भी कुछ प्रोफेशनल पर्सन है उसके साथ इंटरैक्ट भी करता है। ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में हम ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करते हैं। वर्कशॉप में देखो, वर्कशॉप में तो ट्रेनिंग प्रोवाइड करते ही है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट वर्कशॉप में जो ऑडियंसेस होते हैं उनसे भी हम काम करवाते हैं। हम बोलते हैं कि जो हमने आपको सिखाया है वो आप मुझे करके दिखाओ। सिंपोजियम इज़ नथिंग बट अ कॉन्फ्रेंस, जिसमें देखो एक ही पर्सन उसके जो लेक्चर होते हैं वो काफ़ी सारी ऑडियंसेस के साथ शेयर करता है। बट सिंपोजियम में डिबेट होते हैं, जिसमें जितने भी सारे पार्टिसिपेंट्स होते हैं एक ही रिसर्च फील्ड के अंदर, वो एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं। कई पार्टिसिपेंट्स अपने साथ डिबेट करवाते हैं, बिकॉज किसी को एक टॉपिक पसंद आता है, किसी को दूसरा। एंड कॉन्फ्रेंसेस ये हमेशा एक से भी ज़्यादा दिनों के लिए होते हैं। Okay, so here your correct answer is 2. So students, thank you for watching this session. I hope all of you understood everything जितना भी मैंने आप सभी के साथ डिस्कस किया है। बट स्टिल अगर आपको कोई डाउट है आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं।